हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। और आज मैं यूजीसी नेट जेआरएफ की अगली क्लास लेकर आई हूँ, पेपर 1 की। और जैसे कि मैंने पहले की भी वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि जितने भी हमारा पेपर 2 के जितने भी पेपर होते हैं, हर पेपर में जो हमारा पेपर 1 होता है, सब में अलग अलग पेपर होते हैं। तो अभी मैं 2023 के सारे पेपर्स, जितने भी सब्जेक्ट के साथ पेपर 1 अलग अलग सेट आए हैं, वो सारे एक एक करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये हमारा नेक्स्ट जो विजुअल आर्ट के साथ में फर्स्ट पेपर हुआ था, प्रश्न पत्र पहला, वो आज हम लोग व्याख्या सहित हल करेंगे। इसके सारे 50 क्वेश्चंस एक साथ हल करेंगे। और दोस्तों, मैं जितने भी क्वेश्चन को लगता है कि सॉल्व करा सकती हूँ अच्छे से, वो मैं कराने की कोशिश करती हूँ और मेथड भी समझाने की कोशिश करती हूँ। फिर भी मैं इसमें लिख नहीं सकती हूँ, तो अगर कुछ चीज़ें गलती हो जाए तो उस चीज़ के लिए भी आप लोग मुझे माफ़ कर सकते हैं। और इसमें जो एक गद्यांश पूछा जाता है, गद्यांश से हमें 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कराती हूँ। मैं आपको इसमें पूरा क्वेश्चन दिखा देती हूँ कि ताकि आप लोग गद्यांश देख के उन 5 क्वेश्चन्स को आप लोग खुद सॉल्व कीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं होते हैं। चलिए हम लोग अपनी क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। और 6 तारीख से एग्ज़ाम्स हैं, तो ये जो क्लासेस हैं ये आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल और बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले हमारी डीआई ही पूछी गई है। चलिए पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं डीआई को, उसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। निम्नलिखित तालिका में 7 विभिन्न शहरों ए जी में कार्यरत चिकित्सकों और महिला चिकित्सकों की संख्या का प्रतिशत वितरण दर्शाया गया है। और सभी 7 शहरों में कार्यरत चिकित्सकों की संख्या कितनी है? 2400। और इनमें पुरुष और महिला का अनुपात कितना है? 5 और 3। पुरुष का अनुपात है 5 और महिला का अनुपात है 3। तो इस तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें देखिए आप लोग, ए से जी तक के पूरे शहर दिए गए हैं, उसमें चिकित्सक का प्रतिशत दिया गया है और जो फीमेल डॉक्टर्स हैं उनका भी प्रतिशत दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर किसी टोटल, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं शहरों में कार्यरत चिकित्सकों की संख्या, ये टोटल हमें 2400 दी गई है। तो सबसे पहले हम इसमें जो महिला डॉक्टर्स हैं और पुरुष डॉक्टर्स हैं, इनको निकाल सकते हैं। कि जैसे कि पुरुष डॉक्टर्स का अनुपात कितना है? 5 और महिला का 3। तो 5 3 जो कितना हुआ हमारा? 8। तो 8 बराबर 2400 हो गया। तो 1 बराबर कितना निकलेगा? 300। 1 बराबर 300। तो मतलब हम लोग पुरुषों की संख्या कैसे निकालेंगे? जो 300 हमारा निकला है, 300 का 5 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 5 त्रिक 15। तो हमारी जो पुरुषों की संख्या है वो टोटल कितनी आ गई है? 1500। और महिलाओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 600। 3 त्रिक का 900। 3 त्रिक का 9। टोटल 900। महिला डॉक्टर की संख्या टोटल कितनी है? 900। और पुरुषों की संख्या है 1500। और अगर आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपका टोटल 2400 ही आएगा। तो अभी हमने इतना सॉल्व कर लिया। अब आगे के क्वेश्चंस में हमें आसानी रहेगी सॉल्व करने में। अब जैसे कि इसमें जो चिकित्सक हैं उनका सबका अलग अलग परसेंटेज दिया गया है सिटी में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कुल शहरों में महिला चिकित्सकों की संख्या, महिला चिकित्सकों की औसत संख्या सभी 7 शहरों को एक साथ मिलाकर से अधिक है। तो जैसा कि हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, पुरुषों की संख्या 1500 और महिलाओं की संख्या 900। मैंने कहा था कि क्वेश्चन में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बार पूछी जा सकती हो सकता है, तो पहले ही हमने जो कॉमन चीज़ें वो सॉल्व कर ली है। तो इसमें पूछा गया है सभी 7 शहरों में कार्यरत चिकित्सकों की संख्या कितनी है? 2400 है। और हमें इसमें लगभग, मुझे लग रहा है, ये परसेंट निकाल, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमको 7 शहरों का जो महिलाओं का औसत है वो निकालना था। तो महिलाओं का टोटल औसत कितना था? 7 सिटी का 900। तो 900/7 कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें 900/7 किया है तो आपका लगभग 129 आ गया है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में पुरुष चिकित्सकों की संख्या महिला चिकित्सकों की संख्या से कम है? पुरुषों की संख्या महिला चिकित्सकों से कम है।
तो इतना हम लोग इससे परसेंटेज से भी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग टोटल जितना भी परसेंटेज दिया गया है उससे अगर परसेंट सबका निकालेंगे तो हमारा लगभग अनुमान से ये इसका आंसर निकल आएगा। और इसका आंसर क्या निकल रहा है? एफ। क्यों? हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं सब में, जैसे कि एफ में महिला चिकित्सक हैं जो 19 हैं और पुरुष कितने हैं? 14 हैं। इन दोनों में अंतर कितने का है? 5% का है। अगर और हम लोग किसी में भी देखते हैं तो इतनी कमी पुरुषों में नहीं पाई गई है, सिर्फ इसी में कमी पाई गई है। और सी में जो कमी पाई गई है वो 5% की नहीं है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ कर लेंगे तो इस क्वेश्चन को हम लोग बिना सॉल्व किए भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, शहर ए में महिला चिकित्सकों की संख्या पुरुष चिकित्सकों की संख्या का प्रतिशत है। तो ए में महिला चिकित्सक कितनी है? 24%। 900 का हम लोग कितना निकालेंगे? 24%। पुरुष चिकित्सक कितने हैं? 19%। तो इसका हम लोग 1500 में 19% निकाल लेंगे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और उसके बाद चिकित्सकों की संख्या का इससे अनुपात निकाल लेंगे। प्रतिशत निकालना था, प्रतिशत निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी तीनों शहरों के पुरुष चिकित्सकों की औसत संख्या। पहले हम लोग जो ए का परसेंटेज दिया गया है 1500 से निकालेंगे, फिर बी का प्रतिशत निकालेंगे 1500 से, फिर सी का निकालेंगे प्रतिशत। उसके बाद उन तीनों का एवरेज निकालेंगे, फिर ई एफ जी तीनों शहरों के पुरुषों का एवरेज निकाल के फिर उन दोनों को घटा देंगे, जैसे कि आप लोग नीचे देख पा रहे होंगे। इसके बाद शहर डी में महिला चिकित्सकों और शहर बी में पुरुषों चिकित्सकों का अनुपात कितना है। तो पहले हम लोग दोनों का परसेंट जितना जितना दिया गया है उतना उतना निकाल के फिर उसको अनुपात में रख के जिस हद तक हो सकता है उससे हम लोग डिवाइड करके और उसका अनुपात निकाल लेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कथन पहला है, अधिगम में बहुविध अनुक्रिया नियम से किसी व्यक्ति का भूतकाल में सदृश स्थितियों में उसकी अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति में प्रत्युत्तर अभिप्रेत है। और कथन दूसरा हमारा दिया गया है, अधिगम में अनुरूपता नियम का तात्पर्य किसी व्यक्ति का नई स्थिति से सामना होने पर उसके सही अनुक्रिया देने से पूर्व उसके द्वारा विभिन्न तरीकों से दिए गए प्रत्युत्तर से है। तो इसका जो कथन 1 है और 2 है दोनों ही असत्य है। तो इसमें जो भी असत्य होंगे वही हमारा सही ऑप्शन होगा। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? बी। हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। दोनों कथन हमारे असत्य हैं तो सत्य कथन भी देख लेते हैं। अधिगम में बहुविध अनुक्रिया नियम के अनुसार व्यक्ति के सामने किसी नई समस्या के आने पर उसे सुलझाने के लिए वह विभिन्न प्रतिक्रियाओं के हल ढूंढने का प्रयत्न करता है। वह प्रतिक्रियाओं को तब तक करता है जब तक समस्या सुलझ नहीं जाती है, ना कि व्यक्ति का भूतकाल में सदृश स्थिति में उसकी अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति में प्रत्युत्तर अभिप्रेत होता है। और दूसरा क्या था? अधिगम में अनुरूपता से तात्पर्य पूर्व अनुभव से है। व्यक्ति किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति या समस्या का स्मरण करता है जिसे वह पहले भी अनुभव कर चुका है, ना कि व्यक्ति का नई स्थिति या समस्या का सामना होने पर उसके सही अनुक्रिया देने से पूर्व उसके द्वारा विभिन्न तरीकों से किए गए प्रत्युत्तर से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिगम के एफ्योर प्रतिरूप में ABCD सुवर्णित अधिगम के उद्देश्यों का निरूपक है। इसमें सी किसका द्योतक है? तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? बी, कंडीशंस। दोस्तों आप लोग अपने हिसाब से जितने भी आपको लगे कि इसमें की पॉइंट्स बन रहे हैं व्याख्या देखते चलिए। मुझे जो भी आपके लिए ज़रूरी लगेगी वो व्याख्या में पढ़ती चलूँगी। अगला क्वेश्चन है, स्मरण समस्या समाधान और निर्णयन सहित विचार प्रक्रिया निर्माण से संबंधित अध्ययन का क्षेत्र कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन ए, स्मरण समस्या समाधान और निर्णयन सहित विचार प्रक्रिया निर्माण से संबंधित अध्ययन क्षेत्र संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। और संज्ञानात्मक विकास में बालक की मानसिक क्षमता का विकास, बुद्धि, चेतना, विचार और समस्या समाधान की क्षमता सम्मिलित होती है।
दोस्तों इसमें भी कथन पूछे गए हैं, जैसे कि इसमें पहला कथन है स्वयं का वर्तमान प्लेटफॉर्म शिक्षा मंत्रालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली द्वारा बनाया गया है। और दूसरा कथन है स्वयं का अविकल्प शिक्षा के 5 मुख्य सिद्धांतों की प्राप्ति हेतु तैयार किया गया है। तो इसका जो पहला कथन है और दूसरा कथन है दोनों ही गलत हैं, तो दोनों ही असत्य हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत हैं। इसका सही देख लेते हैं हम लोग। वर्तमान स्वयं प्लेटफॉर्म को शिक्षा मंत्रालय और NPTEL IIT मद्रास द्वारा गूगल इंक और प्रेसिडेंट सिस्टम्स LTD की मदद से विकसित किया गया है और स्वयं MOOC की अवधारणा पर आधारित है, जो एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम देने का एक तरीका है। और स्वयं का विकल्प शिक्षा के 5 सिद्धांतों की प्राप्ति से नहीं तैयार होता है, बल्कि इसका लक्ष्य शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांतों पहुंच, समानता और गुणवत्ता को पूरा करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए होगा। और अब हम लोग इसकी व्याख्या में सही से देख पाएंगे, क्योंकि वैसे हम लोग समझने में कन्फ्यूज़न भी हो सकती थी। जैसे कि चैनल 3 प्रबोध सामाजिक विज्ञान, सामाजिक और व्यावहारिक विज्ञान, और चैनल 4 शाश्वत सामाजिक विज्ञान 2 शिक्षा, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान और संबद्ध विषय, और चैनल 5 प्रबंधन सामाजिक विज्ञान 3 प्रबंधन पुस्तकालय विज्ञान, सूचना विज्ञान और संबद्ध विषय, और चैनल 6 क्या है विधिक सामाजिक विज्ञान 4 विधि, विधिक अध्ययन, मानवाधिकार और संबद्ध विषय। अगला क्वेश्चन है हमारा शोधकर्ता के द्वारा रिपोर्ट प्रतिवेदन लेखन में सामान्यतः प्रयुक्त किए जाने वाले संक्षिप्ताक्षरों में से एक वाइड का आशय है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। रेफर टू से संदर्भित। शोधकर्ता के द्वारा रिपोर्ट प्रतिवेदन लेखन में सामान्यतः कई संक्षिप्ताक्षरों का भी प्रयोग किया जाता है, जिनमें से वाइड भी है, जिसका आशय से संदर्भित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कथन पहला है गैर प्राचलिक प्रशिक्षण परीक्षण सार्थकता के परीक्षण अथवा प्राचलिक परीक्षणों की तुलना में प्रायः अधिक प्रभावोत्पादक या दक्ष होते हैं। कथन दूसरा है गैर प्राचलिक परीक्षण क्रमसूचक अथवा नामिक स्केल आंकड़ों पर अनुप्रयोज्य हो सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी होगा। पहला असत्य है, लेकिन कथन जो दूसरा है वो सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गैर प्राचलिक परीक्षण टी टेस्ट या एनोवा जैसे पैरामीट्रिक परीक्षणों के विकल्प के रूप में काम करते हैं, जिन्हें केवल तभी नियोजित किया जा सकता है जब अंतर्निहित डेटा कुछ मानदंडों और मान्यताओं को पूरा करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कथन पहला है नैतिक उल्लंघन तब घटित होते हैं जब शोधकर्ता साहित्यिक चोरी अथवा आंकड़े को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने में भाग लेता है। और कथन दूसरा है हमारा कोई शोधकर्ता किसी सुविख्यात और स्थापित तथ्य को बिना उद्धरण संदर्भ प्रदान किए इसे उद्धृत नहीं कर सकता, अन्यथा यह अनैतिक रूप से अभिहित किया जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा। कथन पहला सत्य है, लेकिन जो कथन दूसरा है वो हमारा असत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है शोध करने की एक उपागम जिसमें कोई अनुसंधानकर्ता वास्तविक तरीके से व्यवहार अध्ययन के क्रम में किसी रुचि अनुरूप एक परिवेश निर्मित करता है, यह किससे संबंधित है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, अनुरूपण सिमुलेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों उन नियमों के बारे में बताइए जिसका किसी प्रश्नावली हेतु प्रश्नों को बनाते समय आप पालन करेंगे। तो ए दिया गया है प्रश्नों में द्विअर्थी पदों से बचना, और बी क्या है लंबे प्रश्नों से बचना, और सी क्या है कुछ मुख्य प्रश्नों को पूछना, डी डबल बैरल प्रश्नों से बचना, ई बहुत विशिष्ट प्रश्नों से बचना।
तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा सी, ए बी डी सही होगा। तो इसके जो निम्न सावधानियां रखनी चाहिए वो हम लोग क्या देखेंगे। प्रश्नों में द्विअर्थी पदों से बचना है, प्रश्नों की अत्यधिक संख्या, लंबे प्रश्नों से बचना, प्रश्नों का क्रम और डबल बैरल प्रश्नों से बचना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सैनन और वीवर गणितीय संप्रेषण निर्देश निम्नांकित में से किसकी रेखीय प्रणाली पर आधारित था। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा, इलेक्ट्रॉनिक संचार। इलेक्ट्रॉनिक संचार, सैनन और वीवर का गणितीय संप्रेषण निर्देश इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण की रेखीय प्रणाली पर आधारित था और सैनन और वीवर ने संचार के गणितीय मॉडल का प्रस्ताव 1949 ईस्वी में रखा था। और सैनन वीवर का गणितीय संचार मॉडल 1949 का प्रारूप है वो ये था। हमारा अगला क्वेश्चन है, रियल टाइम संचार माध्यम कहलाते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, समकालिक माध्यम। रियल टाइम संचार माध्यम समकालिक कहलाता है और संचार निश्चित रूप से प्रगति, विकास और बहुत कुछ की कुंजी है। हालांकि किसी तरह से हम दूसरों के साथ संवाद करते हैं, उसे दो तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है, समकालिक तथा असमकालिक। और समकालिक संचार वह संचार होता है जो वास्तविक समय के आधार पर होता है और इसमें दो या दो से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं जो किसी भी माध्यम से जुड़े हुए हैं और सूचना को आगे और पीछे तुरंत साझा कर सकते हैं। आदर्श रूप से समकालिक संचार आपको रियल टाइम इंटरेक्शन के साथ किसी समस्या को तेजी से हल करने में मदद कर सकता है। विल्बर स्कैम द्वारा बनाए गए सरलीकृत संचार प्रतिरूप में आरंभ में निम्नांकित अवयव थे। तो इसका जो ए दिया गया है, कोडबद्ध करने के स्रोत, बी ध्वनि भंजक, सी ध्वनि चिन्हक, डी पारेषण के लिए संदेश, ई है संदेश के विकूटन हेतु विकोडक। इसका सही ऑप्शन दोस्तों डी होगा, ए डी ई। विल्बर स्कैम द्वारा बनाए गए सरलीकृत संचार प्रतिरूप का आरंभ 1954 में किया गया और इसके अनुरूप जानकारी तब तक किसी के काम की नहीं है जब तक कि इसे सावधानीपूर्वक शब्दों में नहीं डाला जाता और दूसरे तक नहीं पहुंचाया जाता है। इनकोडिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि आप विचार को सामग्री में परिवर्तित करके संचार की प्रक्रिया शुरू करते हैं। जब सूचना प्राप्तकर्ता तक पहुंचती है तो उसका मुख्य उत्तरदायित्व सह समझना होता है। यह समझना होता है कि वक्ता क्या संदेश देना चाहता है। जब दूसरा पक्ष डिकोड करने में सक्षम नहीं होता है तब तक वह संदेश कोई काम का नहीं होता है। और इस प्रकार स्कैम के अनुसार एनकोडिंग तथा डिकोडिंग एक प्रभावी संचार की दो आवश्यक प्रक्रियाएं हैं। इनके मॉडल के आरंभ में निम्न अवयव होते हैं, कोडबद्ध करने का स्रोत, संचरण का संदेश, संदेश को विकूटन हेतु विकोडक। निम्नांकित में से किन्हें नेट सिद्धांतवादी कहा जाता है। ए हेरल्ड इनिस, बी मार्शल मैकलुहन, सी अल गोरे, डी निकोलस नेगोपांट, ई मैन्यूल कैस्टेल्स। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, सी टी ई। अगला क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट है, नए संचार माध्यमों के कारण सार्वजनिक स्थानों का निजीकरण संभव हो पाया है। और कथन दूसरा है, उपर्युक्त प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप विश्व में साइबर क्षेत्र उदीयमान हुआ है। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही होगा, कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं और वही कथन हमारे व्याख्या में दिखाए गए हैं, तो ये आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा, कोई व्यक्ति 25,000 रुपये की धनराशि को 2 हिस्सों में उधार देता है और धनराशि के पहले हिस्से को 8% की साधारण ब्याज की दर पर और धनराशि के दूसरे हिस्से को 8.5% के साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया। और यदि व्यक्ति की कुल वार्षिक आय 2031.25 रुपये है तो 8.5% की दर पर उधार दी गई धनराशि ज्ञात करनी है। जैसा कि दोस्तों मैंने ऐसा क्वेश्चन कल भी आप लोगों को समझाया था कि इसमें जो जो क्वेश्चन बोलता जाएगा मैथ में हमें हमेशा वही करना है जो क्वेश्चन बोल रहा है। हमें अपनी तरफ से कोई फॉर्मूला
कोई लॉजिक या कुछ भी नहीं लगाना है, बस जो क्वेश्चन बोलता जाए उसी को फॉलो करते जाना है। आपकी मैथ बहुत इजी और बहुत स्मूथ हो जाएगी। जैसे कि पहले क्या हमने कोई संख्या मान ली है, और ज़्यादातर क्वेश्चंस में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हो सके तो आप लोग इसके जो ऑप्शंस हैं उनके ज़रिए भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं और बिना किसी फार्मूले के भी सॉल्व हो जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूटबद्ध भाषा में मेडिसिन को ये अल्फ़ाबेट के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तब कंप्यूटर शब्द को उसी प्रकार से कूटबद्ध किए जाने वाली भाषा में कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसमें सबसे पहले हमें ABCD लिखनी है, A से लेके M तक ऊपर लिखनी है, M के जस्ट नीचे से N से स्टार्ट करना है, उसके ऊपर नंबरिंग करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आते हैं, आपको तुरंत उन अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करना है और उसी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कि हमने दोनों अल्फ़ाबेट्स को आमने सामने रखा है और कौन सी ट्रिक लग सकती है हम कोशिश करेंगे। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आपकी कौन सी ट्रिक लग रही है, यही ट्रिक लगा के आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम n समप्राकृतिक संख्याओं का योगफल 1560 है, n का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा B 39, और इसका सॉल्व आप लोग देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी 2 अंक की संख्या में यदि एक ज्ञात है कि इकाई के स्थान की संख्या दाई स्थान की संख्या से 2 अधिक है और दी गई संख्या और उस संख्या के अंकों के योग का गुणनफल 280 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका C ऑप्शन सही होगा। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन भी देख सकते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं लगेगा इसमें। जैसे कि इसमें पहली लाइन और जो भी क्वेश्चन बोलता जाए बस उसे फॉलो करना है। पहली लाइन में ये बताया गया कि आपका जो इकाई के स्थान है वो दहाई का जो अंक है वो 2 अधिक है इकाई का अंक दहाई के अंक से। तो ये अगर आप लोग ऑप्शन में देखेंगे तो सभी में ये समानता पाई जा रही है। तो ऐसे आप लोग एक एक ऑप्शन उठाएंगे और उसके उन जो संख्याएं दी गई हैं, अंक दिए गए हैं, उनके जोड़ को, जैसे कि हमने ए ऑप्शन उठाया 24 है और इन दोनों अल्फ़ाबेट्स को जोड़ दिया। 24 इंटू 4 और 2 कितना होगा 6। 24 इंटू 6 का गुणा करेंगे, अगर हमारा आंसर 280 आता है तो ये हमारा ऑप्शन सही है, वरना ये गलत है। ऐसे ही हमने मान लो C उठाया 35, तो 35 और इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा 8। तो 8 का गुणा 35 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 280 आ जाएगा। तो ये हमारा सही हो जाएगा और मुझे नहीं लगता इसमें आपको इतना टाइम लगेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन कितना बड़ा दिया गया है, इतना आपको करना ही नहीं है। ये सॉल्यूशन देख के आप डर जाएंगे और आप नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता आपको ये सब सीखने की ज़रूरत है। आप लोग सिर्फ क्वेश्चन ट्रिक की करिए, ट्रिक से सीखिए और ट्रिक से करिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 वस्तुओं A और B लागत मूल्य का योग बता रहा है 2600 रुपये। दोनों वस्तुओं को क्रमशः 20% और 40% के लाभ पर बेचा जाता है, फिर भी दोनों वस्तुओं का बिक्री मूल्य जो वही रहता है। A और B के लागत मूल्य में अंतर को ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है। मान लिया हमने 2 वस्तुएं A हैं B हैं और उनके लागत मूल्य का योग हमें दिया गया है कितना 2600। तो मान लिया दोनों A और B पहले कितने की थी 100 की थी, बाद में कितना कितना बढ़ा दिया गया। A बाद में कितनी की हो गई है दोनों वस्तुओं को क्रमशः, तो A को 20% यानी कि 100 से 120 की हो गई और B 100 से कितने की हो गई सीधे सीधे 140 की हो गई। ठीक है, लाभ पे बेचा गया ना, तो सीधे सीधे 140 की बेची जा रही 100 की चीज, फिर भी दोनों वस्तुओं का जो बिक्री मूल्य है वही रहता है।
ए और बी के लागत मूल्य में अंतर को ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमें कुछ इसकी कोई भी अल्फ़ाबेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माना हमारी ए जो वस्तु है 120 में बेचेगी और बी 140 में बेचेगी, लेकिन दोनों बराबर जो इनका बिक्री मूल्य है वे ये वही रहता है। तो हमने 120 को 140 में घटाया तो कितना आ गया 2, और वैसे हमारी संख्या कितनी है 100, तो इसका 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2000। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। हमें इतना लंबा नहीं करना है। उसके बाद का क्वेश्चन हमारा, एक अनाकारिक दोष जहाँ किसी चीज़ को एक तथ्य के रूप में माना जाता है क्योंकि उसका विपरीत अभी तक यही सही सिद्ध नहीं हुआ, इसको क्या कहा जाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, पराज्ञानमूलक युक्ति। एक अनाकारिक दोष जहाँ किसी चीज़ को एक तथ्य के रूप में माना जाता है क्योंकि उसका विपरीत अभी तक सही सिद्ध नहीं हुआ है, इसको पराज्ञानमूलक युक्ति कहा जाता है। और अज्ञानता की अपील का एक आकर्षण पहलू यह है कि एक ही अपील का उपयोग दो निष्कर्षों का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है जो एक दूसरे के विपरीत हैं। यह विरोधाभास एक गप्पी सुराग है जो अज्ञानता की अपील करता है और जिसमें त्रुटिपूर्ण तर्क शामिल है। यह देखना आसान है कि क्या है जब विपरीत तर्कों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिज्ञप्तियां तार्किक रूप से समतुल्य हैं? तो ए क्या है, कुछ पुरुष अहंकारी पुरुष हैं, कुछ पुरुष अहंकारी मनुष्य हैं। तो बी क्या दिया गया, कुछ गैर अहंकारी मनुष्य गैर पुरुष नहीं हैं, कुछ पुरुष गैर अहंकारी मनुष्य नहीं हैं। और डी, कुछ अहंकारी मनुष्य पुरुष हैं। तो इसका सही ऑप्शन डी है, ए सी डी। अगला क्वेश्चन है, यदि इस कथन कुछ क्रिकेट खिलाड़ी तेज गेंदबाज हैं को गलत के रूप में दिया गया है तो निम्नलिखित में से किस कथन के गलत होने का तात्कालिक रूप से अनुमान किया जा सकता है? तो ए दिया गया है सभी क्रिकेट खिलाड़ी तेज गेंदबाज हैं, बी कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी तेज गेंदबाज नहीं है, सी कुछ क्रिकेट खिलाड़ी तेज गेंदबाज नहीं है, और डी कुछ गैर तेज गेंदबाज गैर क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तरह संबंधित हैं कि वे दोनों नहीं हो सकते हैं यद्यपि दोनों गलत हो सकते हैं? ए दिया गया सभी खिलाड़ी एथलीट हैं, और बी दिया गया कुछ खिलाड़ी एथलीट नहीं हैं, सी कुछ खिलाड़ी एथलीट हैं, डी कुछ खिलाड़ी एथलीट नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, ए और बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय तर्कशास्त्र मत के अनुसार अनुमान का निम्नलिखित में से कौन सा चरण उपनय या प्रस्तुत किए गए मामले के प्रति सार्वभौमिक सहवर्तिता का अनुप्रयोग के अनुरूप है? दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही होगा, सुकरात एक मनुष्य हैं जो निरपवाद रूप से नश्वर हैं। भारतीय तर्कशास्त्र मत के अनुसार सुकरात एक मनुष्य हैं जो निरपवाद रूप से नश्वर हैं। अनुमान अपने चरण के अनुरूप है और इस तर्क शास्त्र में 4 विशिष्ट न्याय शास्त्र हैं। पहला है प्रतिज्ञान शोध, यह स्थापित होने वाले शोध प्रबंध है जो एक कथन देता है। हेतु कारण, यह कथन का कारण बताता है। उपनय अनुप्रयोग, यह विशेष उदाहरण के लिए सार्वभौमिक प्रस्ताव का अनुप्रयोग है। निगमन निष्कर्ष, यह पूर्ववर्ती सदस्यों से लिया गया निष्कर्ष है। और उक्त कथन सुकरात एक मनुष्य है जो निरपवाद रूप से नश्वर है, और उपनय जो अनुप्रयोग के रूप में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईसीटी में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्णी और उसके विस्तार का युग्म असंगत है? तो इसका सही ऑप्शन ए होगा, कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल्स। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंजीयन प्रणाली का एक प्रकार है जो विद्यार्थियों के पंजीयन हेतु अंगुली छापों अथवा रेटिना स्कैन करने का प्रयोग करता है। पंजीयन का एक प्रकार जिसमें एक ऐसे फॉर्म का उपयोग किया जाता है जिसे पेंसिल से पूरा भरा गया होगा और पूर्ण भरे जाने के बाद मशीन द्वारा स्कैन किया जाता है तो वह फिर हमारा ब्लैंक है।
पंजीयन कहलाता है एक टैग जिसमें सभी विद्यार्थियों द्वारा धारिता, माइक्रोचिप और रेडियो सिग्नल के प्रयोग से उनका पंजीयन होता है जब वे कक्षा में प्रविष्ट होते हैं। यह ब्लैंक पंजीयन कहलाता है। फिर ब्लैंक प्लास्टिक का बना होता है जिसमें एक चिप डाली गई है और इनमें ये जो 4 हमें ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से एक एक करके किस खाली स्थान में हमें कौन सा भरना है ये भरना है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा डी। पहले सी मतलब बायोमेट्रिक, फिर बी OMR, उसके बाद डी और फिर ए। ये आप लोग देख सकते हैं पूरी व्याख्या। आगे क्वेश्चन है हमारा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। 1 KB बराबर 1024 बाइट्स और कथन 1 है 0.2 टेराबाइट 204 गीगाबाइट GB के बराबर होता है। कथन दूसरा है पेटाबाइट जो PB बोलते हैं 2 की घात 53 बिट्स के बराबर होता है। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही होगा। कथन ए और 2 दोनों सत्य हैं। 2.0 टेराबाइट TB 204.8 गीगाबाइट के बराबर होता है और गीगाबाइट्स या गिग्स भंडारण के डेटा को मापने के लिए एक विशिष्ट इकाई है और एक मानक DVD उदाहरण के लिए 4.7 गीगाबाइट की भंडारण क्षमता है और एक सॉलिड स्टेट ड्राइव SSP की भंडारण क्षमता 256 GB होती है, लेकिन एक हार्ड ड्राइव की क्षमता 750 GB होती है। टेराबाइट से भंडारण उपकरणों के लिए माप की इकाई है जो 1000 गीगाबाइट या अधिक डेटा रखती है। इसी प्रकार एक पेटाबाइट जिसे PB बोलते हैं 2 की घात 53 बिट्स के बराबर है और एक पेटाबाइट 1000 TB के बराबर है। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही है। तो ए में दिया गया है किसी वेबसाइट पर संग्रहित मल्टीमीडिया वेब पेजों का एक संग्रह है और बी दिया गया है सभी वेब पेजों की अवस्थिति को विनिर्दिष्ट करता है। सी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से वेब संसाधन प्राप्त होते हैं। तो इसमें कौन सा सही है? ए और बी। www का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। दोस्तों इसके बाद हमारी जो सही मिलान आ गया होगा लिस्ट फर्स्ट को 2 से सुमेलित करना है। पहले में क्या दिया गया? भंडारण युक्ति अथवा मीडिया। दूसरे में वर्णन दिया गया है उसका, जैसे SSD, रोम और रैम। दोस्तों जो भी सूची 1 का 2 से मिलान करना है ये हम लोग सीधे व्याख्या में इसलिए देखेंगे क्योंकि अगर स्क्रीन थोड़ी छोटी पड़ जाती है और अगर मैं उससे आपको क्वेश्चन से मिलान करवाऊंगी तो आप लोग कई बार कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो अगर मैं सामने सामने आपको व्याख्या दिखा दूंगी तो आप लोगों को सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। तो इसमें जैसे डी ऑप्शन सही है, बाकी आप लोग अब व्याख्या इसकी सामने सामने देख सकते हैं। जैसे ब्लू रे डिस्क का वर्णन क्या है? प्रकाशिक भंडारण, ऑप्टिकल डिवाइस माध्यम से ब्लू रे वायलेट लेजर तकनीकी का प्रयोग करके बहुत अधिक भंडारण क्षमता प्राप्त की जाती है। SSD क्या है? वह युक्ति जो किसी माइक्रोचिप जिसमें कोई सचल या गतिशील हिस्सा नहीं होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की गति को नियंत्रित करते हुए डाटा का संग्रह करती है। और सी रोम क्या है? गैर अस्थायी मेमोरी जिसे केवल पढ़ा जा सकता है और उस पर लिखा नहीं जा सकता है। और रैम अस्थायी मेमोरी जो वर्तमान में प्रयुक्त डाटा, प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम के भागों का भंडारण करती है। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना में कितने राष्ट्रीय मिशन हैं? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा 8। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजनाएं NAPCC को औपचारिक रूप से 30 जून 2008 को लागू किया गया। यह उन साधनों की पहचान करता है जो विकास के लक्ष्य को प्रोत्साहित करते हैं, साथ ही जलवायु परिवर्तन पर विमर्श के लाभों को प्रभावशाली रूप से प्रयुक्त करता है। और राष्ट्रीय कार्य योजना के कोर के रूप में 8 राष्ट्रीय मिशन हैं। वो 8 मिशन कौन कौन से हैं? पहला है राष्ट्रीय सौर मिशन, दूसरा है विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, तीसरा सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, चौथा है राष्ट्रीय जल मिशन, फिर है सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन और हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन
और लास्ट है जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। अगला क्वेश्चन हमारा पहला कथन है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बनों को क्लोरोफ्लोरोकार्बनों के ओजोन मुक्त परिस्थापकों के रूप में प्रस्तुत किया गया था। और दूसरा कथन है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन पाइप ग्रह तापन में अंशदान नहीं करते। तो इसका सही ऑप्शन हमारा सी होगा। पहला सही है और दूसरा गलत है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ओजोन मुक्त प्रतिस्थापकों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो पहला कथन सही है। और CFC जो कार्बन फ्लोरीन और क्लोरीन से बना एक कार्बनिक यौगिक है HCFC CFC है, जिनमें एक या अधिक क्लोरीन के स्थान पर हाइड्रोजन भी होता है। और CFC को एक बॉन्ड फ्रियोन के रूप में जाना जाता है। और CFC को पहली बार 1930 के दशक में रेफ्रिजरेंट के रूप में तैयार किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने में निम्न में से किनकी भूमिका होती है? ए है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बी ब्लैक कार्बन, सी सूर्य का प्रकाश, डी लोबशील जैव यौगिक, ई कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, ए सी डी। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश VOC, जिसको वाष्पशील कार्बनिक यौगिक बोलते हैं, की भूमिका होती है। NO2 अणु को पराबैंगनी विकिरण के संपर्क में आने पर हाइड्रोकार्बन प्रक्रियाओं की एक जटिल श्रृंखला से गुजरने के लिए जाना जाता है, और जिसके परिणाम स्वरूप प्रकाश रासायनिक धूम घटक बनते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के विद्युत ऊर्जा संयंत्रों में टरबाइनों की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, सौर विद्युत ऊर्जा में संयंत्र में टरबाइनों की आवश्यकता नहीं होती है। CSP प्रौद्योगिकी एक रिसीवर पर सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करने और केंद्रित करने के लिए दर्पण का उपयोग करती है। संकेंद्रित सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा सौर ऊर्जा के लिए केंद्र बिंदु होती है, और यह ऊर्जा रिसीवर में एक उच्च तापमान द्रव्य को गर्म करती है, या ऊष्मा, जिसे ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। अभिकथन है तापीय प्रदूषण के कारण जल के तापमान का सामान्य स्तर से बढ़ाना जल की गुणवत्ता और जलीय जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसका कारण क्या दिया गया है? तापमान में वृद्धि के साथ जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता में वृद्धि होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों सी। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा मिथिला विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? ए खगोल विज्ञान, बी न्याय सूत्र, सी पुरातत्व विज्ञान, डी तर्कशास्त्र, ई आयुर्विज्ञान। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी और डी, न्याय सूत्र और तर्कशास्त्र। मिथिला विश्वविद्यालय न्याय सूत्र तथा तर्कशास्त्र के लिए प्रसिद्ध था, और डॉक्टर मिश्र ने मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना में बड़ा योगदान था। और 1976 में जब वे मुख्यमंत्री थे तो उसी दौरान पूरे देश में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का पहला संस्कृत विद्यालय था, जिसका राज्य सरकार ने अंगीकृत किया। और यह विद्यापीठ प्राचीन काल से ही दर्शन शास्त्र के साथ साथ राजनीति शास्त्र और अन्य विद्याओं का केंद्र रहा था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में की गई संस्तुतियों के अनुसार तक सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों का लक्ष्य बहुविषयी संस्थानों में परिणत होना है तथा विद्यार्थियों के नामांकन में बहुत अधिक वृद्धि करना है। तो इसका सी ऑप्शन सही है 2040 तक। ठीक है, आगे क्वेश्चन हमारा वर्ष 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के अधिनियमन में निम्नांकित में से कौन मुख्य प्रेरणा स्रोत थे, जिसका आशय औपनिवेशिक भारत में कुछ विद्यमान विश्वविद्यालयों में आमूलचूल परिवर्तन पुनः स्थापित करना था? तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड कर्जन। ये क्वेश्चन हम लोगों इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने दोनों सेट पेपर में देखे हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक क्षेत्रीय केंद्र निम्नांकित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, आसाम में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 में हुई। यह एक वैधानिक संगठन है जिससे विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस आयोग के 6 के क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी, आसाम एवं बेंगलुरु में है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1937 में गांधी जी ने एक स्कीम विकसित की जो वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक नेशनल एजुकेशन के नाम से विख्यात है। वर्धा स्कीम की संस्तुतियों के कार्यान्वयन हेतु निम्नांकित में से किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। 1937 में गांधी जी ने एक स्कीम विकसित की थी और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जाकिर हुसैन ने। और गांधी जी ने शिक्षा को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का एक प्रभावी साधन माना था। उसके बाद हमारा गद्यांश शुरू हो जाएगा। मैं आपको इसमें गद्यांश दिखा दूंगी और क्वेश्चन दिखा दूंगी, इसके आंसर भी बता दूंगी। बाकी आप लोगों को ये वापस से देख के इसके आंसर खुद ढूंढने हैं। और दोस्तों ये गद्यांश कभी रिपीट नहीं होते हैं, तो इनसे आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए उतने यूज़फुल नहीं होंगे। तो इसलिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ ताकि आप लोग इससे प्रैक्टिस कर सकें। जैसे कि इसमें इस गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक पूछा गया। तो अगर आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो शीर्षक है वह स्वदेशी जन और वैश्विक जैव विविधता है। अगला क्वेश्चन में जैसे आपको कथन दिया गया है, बहुत सी स्वदेशी संस्कृतियां विश्व के कुछ एक देशों तक ही सीमित है और दूसरा, विश्व की अधिकांश जनसंख्या स्वदेशी लोगों की है। तो इसके जो सी ऑप्शन है, पहला सत्य और दूसरा असत्य है। ये सब आपको जो आप लोग व्याख्या गद्यांश पढ़ेंगे उसी से आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। इसे आप लोगों को कोई याद नहीं करना, ये इसकी आंसर आपके गद्यांश पे ही डिपेंड करते हैं। और अगली वीडियो में मैं आपको हर एक वीडियो में मैं आपको एक नया सेट सॉल्व करवाऊंगी। पूरे सेट को आप लोग अच्छे से देखिए, समझिए। और आगे और वीडियोस चाहिए तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताते रहिए आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आपका पेपर कब है। और मेरे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए।